Hello everyone, welcome to GK Study. My name is Ravina Thakur. I am basically from district Mandi but born and grown up in district Kangra, Dharamshala. Recently, Himachal Pradesh Public Service Commission have declared the result of allied services and I got selected as an excise inspector. ये जो था किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है। और अगर मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरी स्कूलिंग गुरुकुल स्कूल से हुई है। आफ्टर दैट मेरी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला से बीएससी केमिस्ट्री एंड एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने हरियाणा से की है। तो एट दिस प्लेटफॉर्म आई विल शेयर माई स्ट्रेटेजी टुवार्ड्स दिस एग्जाम। ये एग्जाम जो है वो 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट इज प्री, सेकंड इज मेंस एंड द लास्ट वन इज द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। तो जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको जीएस आता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस ये सब कुछ आते हैं। तो मैं इनकी स्टैंडर्ड बुक्स और साथ में बहुत से यूट्यूब चैनल्स है जिसके थ्रू मैंने पढ़ा, अपने बेसिक क्लियर किए। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक्स पे गई। जैसे हिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड बुक है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग की पढ़ना तो मुझे वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब चैनल से जो भी है अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए, मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर उनके नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने बुक पढ़ी तो मुझे काफी हेल्प हुई। सिमिलरली ज्योग्राफी के लिए इंडियन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, तो उनकी बुक मैंने पढ़ी, लेकिन उससे पहले ज्योग्राफी के मैंने नोट्स बनाए, जो भी यूट्यूब चैनल्स है उनसे देखा, सब कुछ नोट्स बनाए। उसके बाद जो भी मैप प्रैक्टिस की, जिससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है। अगर लक्ष्मीकांत प्रीलिमिनरी, मेन सबके लिए हेल्पफुल है। और अगर आप लक्ष्मीकांत खुद भी पढ़ सकते हो, बट अगर आप फिर भी मुश्किल हो रही है आपको पढ़ने के लिए, तो यूट्यूब चैनल्स में बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल है जिसमें हमें कंप्लीट पॉलिटी करवाई गई है। अगर आप उसके बाद पढ़ते हो बुक को तो काफी हेल्पफुल होगा। इकोनॉमिक्स से बेसिकली जो है तो वो करंट अफेयर पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन करंट अफेयर को समझने के लिए हमें जो इकोनॉमिक्स का बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। तो वो जो बेसिक क्लियरिटी है वो भी मैंने यूट्यूब से ही ली। जो भी कंसेप्ट थे, जैसे रेपो रेट क्या होता है या प्रोग्राम, कुछ भी मतलब कंसेप्ट थे, वो सब कुछ क्लियर किए। उसके बाद जब मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस की या न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया तो वो मुझे काफी हेल्पफुल मिला और मुझे समझ भी आने लगा। तो और अगर बुक्स की बात करें तो मैंने इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं ली थी इकोनॉमिक्स के लिए, सिर्फ मैंने करंट से ही किया था और करंट ही पढ़ा था मैक्सिमम अपने बेसिक क्लियर करके। एचपीजीके की बात करूं तो इसके लिए जगमोहन ब्लोखरा बेस्ट बुक है। और जगमोहन ब्लोखरा के हो या फिर आप हिमाचल दर्पण भी कर सकते हो। हिमाचल दर्पण की बात करूं तो उसमें आपको क्वेश्चंस फॉर्म में काफी दिया हुआ है, जिससे आपको मेंस में हेल्प मिल सकती है कि कैसे क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही वहां पे आपको बताए गए, तो आपको हेल्प मिल सकती है। लेकिन जगमोहन ब्लोखरा काफी ज्यादा वास्ट है। अगर आप उसको पढ़ोगे और नोट्स बना लोगे अपने, तो आपको जब आपका मेंस होगा तो तब भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप जैसे जीके स्टडी चैनल है तो यहाँ पे काफी ज्यादा वीडियोस अपलोड की जाती है एचपीजीके से रिलेटेड, मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं, हिमाचल का करंट अफेयर। तो अगर आप वो सब कर लेते हो तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके साथ ही एचपी का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस एग्जाम में। इकोनॉमिक सर्वे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसको पूरा आपको पढ़ना होगा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कैसे आप स्टार्ट करने पढ़ना, तो यूट्यूब चैनल्स में पढ़ाया जाता है एचपी इकोनॉमिक सर्वे। उसके जो भी पॉइंट्स होते हैं आपको हर बात बताया जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, या फिर आपकी तैयारी कैसी अगर आपने पढ़ भी लिया तो। सेम बजट से भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें पढ़ सकते हो। साइंस की बात करूं तो साइंस स्टूडेंट होने के नाते मुझे साइंस में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर भी जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है वो 9-10 के स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं, 6 to 10 तक की। अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे करें तो यूट्यूब चैनल्स है, जरूरी नहीं कि सिर्फ यूपीएससी या इसी से रिलेटेड, बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी साइंस आता है, तो उन्होंने काफी ज्यादा वीडियो शॉर्ट्स में जो भी पूछा जाता है वो करवाए गए, तो वहां से काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट गूगल करके आप कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक बुक मैंने इसके लिए नहीं ली थी। साथ में यूट्यूब चैनल्स में जिसमें भी बताया गया था कि हाँ ये होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम्स में भी, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल था। फैक्ट्स अबाउट महात्मा गांधी, आप इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हो। इसके साथ ही यूट्यूब चैनल्स और गूगल करके भी आप महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उन्हें कर सकते हो। अगर जब आपका ये सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो भी कमीशन के पुराने
पेपर है, चाहे वो एलाइड के हो, HAS के हो या किसी भी अदर एग्जाम्स के हो जो कमीशन के द्वारा कराए गए, आप उन्हें सोल्व करिए। इससे आपको अपनी तैयारी का भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। अगर कोई मॉक टेस्ट करवा रहा है या किसी भी टाइप का, तो अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो उससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में अगर आप डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे तो वो उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। इसके अलावा ये कि अगर आप एक ही स्टैंडर्ड बुक्स अपनी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और आप उसे रिपीटिव बार बार उसकी रिवीजन करते रहो, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। इसके बाद सेकंड स्टेप है आपका मेंस। तो मेंस में आपके 3 पेपर आते हैं, इंग्लिश, हिंदी और जीएस का सिलेबस तो अगर मैं बात करूं तो पहले की तरह ही पूरा होता है, बस अब आपकी अप्रोच अलग हो जाती है। जहां पे पहले आपको फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना होता था, अब आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना आना चाहिए। जैसे कि पॉलिटी की बात करो तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, अगर बुक्स तो वही रहती है। अगर हिस्ट्री की बात करो, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम्स में तो आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो महात्मा गांधी पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा, उनकी हिस्ट्री पे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मतलब आपको पुरानी क्वेश्चन देखने हैं। HAS के पेपर आप लीजिए या एलाइड के पुराने पेपर लीजिए, उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें सोल्व कीजिए। बुक्स तो वही स्टैंडर्ड आपको पढ़नी है, लेकिन आपको राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर खुद से लिखिए। इसके अलावा HP जनरल स्टडीज एक साइट है जहां पे आपको क्वेश्चन 20 रोज के, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो वहां पे क्वेश्चन दिए जाते थे 10-5 क्वेश्चन, तो मैं रोज उनकी राइटिंग प्रैक्टिस करती थी, जिससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली। इसके बाद सेकंड पेपर की बात करूं तो वो इंग्लिश का है। इंग्लिश में अनसीन पैसेज, प्रेसी राइटिंग, लेटर एंड ग्रामर पोर्शन आता है। तो ग्रामर पोर्शन की बात करूं तो मैंने जो भी बेसिक ग्रामर होता है वही सेम यूट्यूब से कंप्लीट किया था। फुल आर्टिकल, प्रेपोजिशन, नरेशन, सब कुछ मैंने ये ग्रामर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं गूगल में, जैसे मैं करती थी मॉक टेस्ट फॉर आर्टिकल, मॉक टेस्ट फॉर प्रेपोजिशन, इस टाइप से सर्च करके वहां पे आ जाते थे और उन्हें सॉल्व करती थी। इससे मुझे काफी हेल्प मिली। और प्रेसी राइटिंग प्रैक्टिस से होगी, जितने आप प्रैक्टिस करोगे, यूट्यूब में देखोगे कि कैसे प्रेसी राइटिंग की जाती है, क्या होता है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। अनसीन पैसेज जितना आप एडिटोरियल पढ़ोगे, जितने आपको समझ आता जाएगा, उतनी आपको हेल्पफुल मिलेगी। और ऐसे राइटिंग में आपको ऐसा है कि कुछ भी करंट से रिलेटेड ऐसेज आपको आ सकते हैं, या तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, एडुकेशन के ऊपर, आपको कुछ भी ऐसेज आ सकते हैं। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप रोज का एक ऐसे लास्ट के दिनों में लिखना स्टार्ट करिए, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में, चाहे HAS में या एलाइड में आए हो। तो जब आपको वहां पे राइटिंग का आएगा कुछ, क्योंकि वहां पे कोई भी ऐसे आ सकता है, तो हम ऐसा नहीं है कि हाँ हम ये ऐसे करके जाएंगे तो ये आ जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो नेचुरली जब वहां पे ऐसे राइटिंग आएगी तो आप लिख सकते हो, चाहे कोई भी ऐसे आए। और इंग्लिश में जैसे मुझे पता नहीं था कि मैं जो भी ऐसे राइटिंग कर रही हूँ वो सही है या गलत है, क्योंकि मैंने ये सबको सेल्फ स्टडी से किया। तो इसके लिए फिर मुझे पता था कि मुझे ये पता नहीं है कि मैं सही से कर रही हूँ या नहीं, तो मैंने अपना ग्रामर पोर्शन जो था उसे स्ट्रॉन्ग किया काफी ज्यादा, एंड उससे मुझे काफी हेल्प भी मिली। क्योंकि एलाइड जब मैंने ये एग्जाम दिया तो इसमें काफी ज्यादा ग्रामर पोर्शन आया था और हेल्पफुल था मेरे लिए। और अगर इसके बाद हिंदी की अगर मैं बात करती हूँ तो हिंदी में वही मेन, हिंदी के लिए आपको अगर स्पेसिफिक बुक की बात करो तो व्याकरण भारती HG पब्लिकेशंस के द्वारा, उसमें सब कुछ कंप्लीट हिंदी पोर्शन उसमें कंप्लीट होता है। गद्यांश, पद्यांश, शब्द युगम, प्रत्यय, उपसर्ग, सब कुछ आपका कंप्लीट सिलेबस उसमें हो जाता है। एंड गद्यांश पद्यांश की अगर मैं बात करूं तो आप यूट्यूब चैनल से, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा कुछ दिए, तो आप यूट्यूब से सर्च करके उन्हें आपको बेसिक पता चल जाता है कि आपको कैसे लिखना होता है, कैसे आपको अप्रोच करनी होती है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिख सको। सेम पद्यांश का भी होते, काफी ज्यादा करवाए गए होते, तो वहां से आप अपने बेसिक क्लियर कर लो कि आपको कैसे करने हैं, कैसे लिखने हैं, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो वो हेल्पफुल होगा। ग्रामर की बात करूं हिंदी में तो जैसे आपको वाक्य शुद्ध करने होते हैं, तो उसमें वाक्य शुद्ध करके अगर आप डायरेक्ट पढ़ने लग पड़ो तो काफी ज्यादा मुश्किल होती है कि कैसे करें। तो वही यूट्यूब चैनल से आप लीजिए, वाक्य शुद्ध डालिए, इतनी ज्यादा यूट्यूब वीडियोस आ जाएगी, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसे आपको समझ आ रहा है आप वो कीजिए। सेम चीज मेरा ऐसा था कि मैं बुक्स को अगर मैं डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दूं तो मुझे समझ नहीं आता था, तो इसलिए मैंने यूट्यूब पहले प्रेफरेंस देती थी, उसके बाद मैं बुक्स को पढ़ती थी। और
यही था इसमें। अब लास्ट जो होता है, जब आपके ये तीनों स्टेजेस कंप्लीट हो जाते हैं, तो जब आपका मेंस क्लियर हो जाता है, तो लास्ट वन इज द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। वहां पे उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपकी सिलेक्शन होती है। और अगर मैं अप्रोच की बात करूं तो प्रीलिमिनरी और मेंस में अप्रोच आपकी ऐसी होनी चाहिए। प्री में अगर आपका एक बार सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट होता है, तो आप पढ़ते भी जा रहे हो, अगर आप कैसा पढ़ रहे हो उसको फ्रूटफुल है भी आपके लिए या नहीं है, तो आप जितने मॉक टेस्ट दोगे, जितने पुराने पेपर सॉल्व करोगे, उतनी आपकी ज्यादा हेल्प होगी। आपको उतना पता चलेगा कि आप सही हो या गलत हो। सेम चीज मेंस के लिए। मेंस में आपको राइटिंग प्रैक्टिस, रोज के आप क्वेश्चंस लिखो, चाहे यूट्यूब से या किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहे मेंस से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड, उन्हें सोल्व करने की कोशिश करो। अगर आप पूरे क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो तो अपने दिमाग में सोच लो कि अगर हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे किस टाइप से सोल्व करूंगा, क्या लिखूंगा, मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए इसमें। और बाकी बच्चों के अगर जैसे यूट्यूब में डिस्कस किया होता है तो उन्होंने क्या अप्रोच है, वो क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या लिखा, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अब अगर मैं अपने टाइम टेबल की बात करूं तो टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और हर एक इंसान का टाइम टेबल अलग होता है। कोई मॉर्निंग पर्सन होता है, कोई नाइट पर्सन होता है। मैं खुद की बात करूं तो मैं नाइट पर्सन हूं, जिसको मैं सुबह उठ के पढ़ने से ज्यादा मैं रात को 2:30-3 बजे तक पढ़ती थी, एंड सुबह 7 से 8 बजे उठना। और उसके बाद तो जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठती थी तो सबसे पहले यही होता था, 1-2 घंटे फ्रेश ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, उसके बाद मैं करंट अफेयर पोर्शन कंप्लीट करती थी, चाहे न्यूज़पेपर रीडिंग कर ली। उसके बाद जैसे आप प्रीलिमिनरी अगर आपने अप्रोच रखी है तो कोई भी जैसे यूट्यूब चैनल से आप सुन लो, रोज की बता दो कि हम ये वीडियो सुनेंगे और इस टाइप से। उसके बाद आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे पहले हिस्ट्री कर लो 1-1.5 घंटा, फिर उसके बाद ज्योग्राफी कर लो, फिर बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लो, उसके बाद पॉलिटी इकोनॉमिक्स कर लो, फिर साइंस कर लो। तो इस टाइप से आप अपना टाइम टेबल बना दो। मेरे ख्याल से ये कि हमें आज इतने चैप्टर्स पढ़ने या आज हमें इतने पेजेस कंप्लीट करने, उससे ज्यादा आपकी प्रेफरेंस इस टाइम में होनी चाहिए कि इतने टाइम टेबल में हमें जो भी पढ़ रहे उतना हमें अपना बेस्ट पढ़ना है, ताकि आपको कल को इसकी हेल्प मिल सके। और लास्ट में यही कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके मन में डेडिकेशन होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। चाहे आप दूसरों को ये बोलो कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं, बट अंदर से ऐसा होना चाहिए कि नहीं, मैं इसलिए आया और मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और हो सकता है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में। आपसे रिलेटिव्स पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, एमएससी कर ली है या कुछ भी आपने स्टडी कर ली है तो जॉब नहीं कर रहे घर पे। तो हो सकता है आपको बुरा लगे, बट नहीं, आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप कर सकते हो। आपको उससे अपने आपको इफेक्ट नहीं होने देना। सुनना है, कोई बात नहीं, बोलने दो। जिस दिन आप लग जाओगे कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। और मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2019 में, तो काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में। मेरे फादर काफी बीमार थे, वो 3 मंथ्स हॉस्पिटलाइज्ड रहे, एंड बीच बीच में काफी बीमार होते रहे, तो काफी ज्यादा मुश्किल था। अब वैसे तो बोलते हैं कि जब भी आप स्टडी करो तो आपको कांस्टेंट रहना चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, बट ड्यू टू फैमिलीज इशू मैं नहीं रख पाई अपनी स्टडी को कंटिन्यूस। ऐसा होता था कि मैं 15 दिन पढ़ती थी, अगले 10 दिन फिर से नहीं पढ़ पाती थी, या बीच में महीना 2-2 महीना जब उन्हें तो बट हाँ ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि अगर आपने छोड़ दिया उसके बाद दोबारा से उसको स्टार्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए आपको कांस्टेंट रहना चाहिए अगर आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है। बट मैंने फिर भी नहीं वो किया, मुझे था कि नहीं करना है, तो चाहे कुछ भी हो। मुझे ज्यादा टाइम लगता था, इसलिए मैं जो टाइम वहां पे वेस्ट होता था मैं उसको ज्यादा आवर्स अपने बढ़ा देती थी। बाकी जो भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स है, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप इससे या इससे काफी बड़ी पोस्ट पे आगे जाओगे। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको उसका जो कहते हैं ना फ्रूटफुल होता है। अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आपको कभी ना कभी लाइफ में उसका फल जो है वो जरूर मिलता है। एंड एट लास्ट थैंक यू जीके स्टडी, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी जो भी मेरी स्ट्रेटेजी थी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकूं ताकि उन्हें हेल्प मिले। एंड लास्ट में मैं थैंक यू माय फैमिली, जिन्होंने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया मेरे टफ टाइम्स में, वो हमेशा मेरे साथ रहे। एंड स्पेशली थैंक्स टू माय मॉम, जिन्होंने मुझे, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची और मैंने ये एग्जाम्स क्लियर किया। वो काफी ज्यादा सपोर्टिव थे और काफी ज्यादा हेल्पफुल थे। थैंक यू सो मच।